हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि 16 अप्रैल को डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली। तो पहली जो न्यूज़ है ये मॉनसून से रिलेटेड है, जहाँ पे आईएमडी यानी कि इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इस साल मॉनसून यानी कि जून महीने से लेके सितंबर माह तक हम लोगों को अबव एवरेज रेनफॉल देखने को मिलेगी। अब देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर मॉनसून से, तो यहाँ पे बेसिकली दो कंसेप्ट जो वो रिलेटेड रहते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमारा है एल नीनो, और सेकंड कंसेप्ट जो है वो हमारा है दैट इज़ योर ला नीना। तो जब भी एल नीनो लाइक कंडीशन जो है वो डेवलप होती हुई देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल है वो रिलेटिवली कम रहता है। जैसे पिछले साल अगर हम बात करें तो इन जनरल हिमाचल में तो नो डाउट हमें बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिली, बट ओवरऑल मानसून रेंज जो थी वो डेफिशिट थी। जैसे ही ला नीना लाइक कंडीशन बनेगी तो वहाँ पे आप लोगों को मानसून रेंज जो है उसमें सरप्लस देखने को मिलेगा। तो इस साल का यही प्रिडिक्शन है कि अभी नो डाउट एल नीनो जो है स्पेसिफिक टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जून तक आते आते एल नीनो जो है ये फेड आउट हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो ला नीना हमें आती हुई देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो रेनफॉल है उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा। होपफुली आप लोगों को एल नीनो और ला नीना जो बेसिक जोग्राफिकल कंसेप्ट है इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। अभी तक बस इतना समझिए, एल नीनो लाइक कंडीशन जब बनेगी तो वहाँ पे रेनफॉल जो है उसमें हमें डेफिशिट देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। ला नीना जब बनेगा तो उसमें बारिश जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो अभी यही प्रिडिक्शन है कि इन्हीं माह के अंदर, इन्हीं मंथ्स में नॉर्मल जो एवरेज रेनफॉल रहती है वो 87 सेंटीमीटर की है, और ऐसा माना गया है कि 6% का इजाफा जो इस बार हो सकता है। लास्ट ईयर जो वो इंडिया में जितना टोटल एवरेज है वहाँ से हमें 6% कम बारिश जो है वो देखने को मिली थी। और उसके साथ साथ ये जो बेसिकली 87 सेंटीमीटर है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज, LPA। तो नॉर्मली जब लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाली जाती है तो उसमें ज़्यादा लंबा टेन्योर लिया जाता है। तो बेसिकली जैसे 1971 से लेके 2020 तक का पूरा डाटा जो है वो हर साल की जो सीजन है उसके डाटा को एवरेज किया गया, और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमारे यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल इन स्पेसिफिक समय के अंदर रहती है वो 87 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो बेसिकली आप लोगों को छोटी सी जानकारी जो इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। दूसरी न्यूज़ कल भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है, जहाँ पे 40 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन मेघदूत, तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो आज भी चल रहा है। तो कल हमने देखा था कि 13 अप्रैल 1984 को जो सियाचिन है उसके ऊपर इंडिया के द्वारा प्रॉपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया गया था, और उसी की ही याद में हम लोगों को 40 साल हो गए हैं, और जो इंडियन आर्मी है उनके द्वारा जो इसको प्रॉपरली सेलिब्रेट किया गया। क्लियर? और उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की प्रॉपर स्टेटमेंट जो वो हमें आती हुई देखने को मिली, जहाँ पे कहा गया कि नो डाउट 1984 में सबसे पहले जब हम लोग वहाँ पे हमने प्रॉपर कंट्रोल सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इस्टेब्लिश किया था, लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स है उसने 1978 में, नॉर्मली वहाँ पे जो चॉपर्स हैं, क्लियर, जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका पहुँचाना मुश्किल रहता है, लेकिन 1978 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वहाँ पे चॉपर्स और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको पहुंचा दिया गया था। क्लियर? तो बेसिक जानकारी जो अब आप लोगों के पास यहाँ पे रहनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज के लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहाँ पे सियाचिन जो है उसका मतलब क्या है। सियाचिन का बेसिकली अगर बाल्टी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करें दैट इज़ लैंड ऑफ रोजेस। क्लियर? और उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा जो है वो स्टोरी भी बताई गई है कि इंडिया का के अकॉर्डिंगली जो सियाचिन वाला एरिया है वो उनके नियंत्रण में होना चाहिए, पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली जो है वो सियाचिन जो है वो उनके नियंत्रण में होना चाहिए, उनके कंट्रोल में होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे जेनेसिस ऑफ ऑपरेशन मेघदूत का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान पहले इसको कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन इंडिया ने जो है वो प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया, और इंडिया पहले जो वो हमें वहाँ पे पहुँचता हुआ देखने को मिला। जिन जिन लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है उनका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। क्लियर? और साथ में बताया गया है कि किस तरह से जो वो इतने हज़ार फीट पे, जैसे 18,000 फीट से ऊपर जब भी हम लोगों को आर्मी पोस्ट लोकेट होती हुई देखने को मिलती है तो मल्टीपल चैलेंजेस जो उनके द्वारा फेस किए जाते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है वो बेसिकली इंदिरा कोल है, जो कि इसी ग्लेशियर के ऊपर है, और पोस्ट का नाम जहाँ पे ये स्थित है उसका नाम है बाणा पोस्ट। तो बाणा पोस्ट जो है ये बेसिकली नायब सूबेदार बाणा सिंह उनके नाम पे जो है वो रखी गई है, जिनको बाद में जो है वो परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो आप लोग मल्टीपल अलग अलग तरह के जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके साथ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑन ग्लेशियर है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसका भी जिक्र स्पेसिफिक जगह के ऊपर किया गया है। व्हाट नेक्स्ट? नॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान के बीच के डिस्प्यूट्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जैसे कश्मीर डिस्प्यूट जो वो बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्प्यूट है, तो ऐसा माना जाता था कि सर क्रीक इशू है और उसके साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर का इशू है, इसको शायद रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब जो चांसेस हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ है, स्पेसिफिकली 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस ख़राब हुए, क्लियर, उसके बाद अब चांसेस हैं कि सियाचिन का जो इशू है वो भी बहुत ईजिली रिजॉल्व
नहीं होगा, क्योंकि सियाचिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया जो है वो दोनों डायरेक्शंस यानी कि पाकिस्तान को प्रॉपरली जो है वो ओवरसी कर सकता है। अगर इंडिया इस लोकेशन को छोड़ देता है, जगह को छोड़ देता है, तो पाकिस्तान जो वो डायरेक्टली जो लद्दाख रोड है उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान का जो नज़र है वो आ जाएगी और पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो यही कारण है स्ट्रैटेजी के लिए अगर देखा जाएगा तो शायद सियाचिन ग्लेशियर जो है अब उसके ऊपर सेटलमेंट एटलीस्ट यही रहेगी कि जो जहाँ पे जो जिसके नियंत्रण में उस वो वाला हिस्सा है उसके नियंत्रण में ही वो रहे, क्योंकि हाईएस्ट जो पोजीशन है, पोस्ट है, वो इंडिया के कंट्रोल में है, इंडिया के नियंत्रण में है। तो यहाँ पे भी बताया गया कि किस तरह से शुरुआती दौर में तो 1984 से 2003 के बीच में तो थोड़ा बैटल भी रहा, लड़ाई फायरिंग होती रही, लेकिन उसके बाद रिलेटिवली हमें शांति देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी डिटेल में जो भी स्पेसिफिक आर्टिकल में इसको कवर किया गया है, तो आप लोग जो इसको एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेजेस रेलवेज रोल आउट ऑफ एंटी कोलिजन सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को बस एक पता होना चाहिए, दैट इज़ कवच। बाकी ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कवच जो है वो बेसिकली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन सिस्टम है, जहाँ पे जो ट्रेन्स अगर एक दूसरे के साथ टकराने लगेंगी तो इस सिस्टम के द्वारा जो उनको अवगत करवा दिया जाएगा, जिसके कारण कोलिजन जो है उनको रोका जा सकता है। तो ये लास्ट ईयर जो है वो हमने देखा था कि जहाँ पे दो ट्रेन्स जो थी उनके बीच में हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला, तो उसके बाद जो है वो इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थ्रू ए स्ट्रैटेजिक लेंस। देखिए ये आर्टिकल जो वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, अगर आप लोग इसको पढ़ोगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जब आपको स्पेसिफिक आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल की अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो इसमें बहुत अच्छी तरह से जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है अंडमान एंड निकोबार की उसको समझाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपको यहाँ पे मैप देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये पोर्ट ब्लेयर आ गया, क्लियर। यहाँ पे जो आपको शबांग देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो अगर आप लोग जो है वो शबांग की बात करेंगे, शबांग जो है वो बेसिकली इंडोनेशिया के अंदर है, और यहाँ से ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, क्लियर, यहाँ से लेके जो है वो शबांग का जो डिस्टेंस है, क्लियर, वो सिर्फ हम लोगों को 90 नॉटिकल माइल जो वो देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे थाईलैंड के अंदर करा कैनाल जो उसको प्रपोज किया गया है, तो यहाँ से भी इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का हिस्सा है, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस जो वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली एक ऐसी जगह है जो मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल नज़दीक है। मलक्का स्ट्रेट वो है जो आप लोगों को पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन जो उसको लिंक होती हुई देखने को मिलती है। मैक्सिमम ट्रैफिक यहाँ से ही हम लोगों को इस जगह का रूट होता हुआ देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया, ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो बेसिकली जो पहला हिस्सा है इसमें, उसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये वाला एरिया जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट है, हमारे लिए जो वो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग जो वो इस मैप को जो वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ बेसिकली इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो जैसे अभी स्पेसिफिक टाइम पे बार बार बात हो रही है, जैसे अंडमान निकोबार जॉइंट कमांड की भी बात पहले हम लोगों ने की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस बहुत ज़्यादा चाहती है, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है उनकी, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो वही जो चैलेंजेस उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या चैलेंजेस स्पेसिफिक टाइम पे जो वो फेस हो रहे हैं और किस किस तरह का जो स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो हमें डेवलप करना है। तो बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आप लोग जो इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हाउ डज हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन हैपन। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल न्यूज़ है, जहाँ पे किस तरह से जो रॉक है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो वो हमें ट्रैप होता हुआ देखने को मिलता है, क्लियर। और वहीं से ही यहाँ पे है कि ऊपर स्ट्रॉन्ग रॉक होनी चाहिए, हार्ड रॉक होनी चाहिए, नीचे जो वो रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक होनी चाहिए, जिसके क्रैक्स के अंदर जब आप लोग हाइड्रोकार्बन जो है उसको गैदर होता हुआ देखोगे, क्लियर। तो ये पूरे का पूरा जो लाइन है वो यहाँ पे समझाई गई है, हाइड्रोकार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है हाइड्रोकार्बन जिनमें नेचुरल गैस है, कोल है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, क्लियर। तो किस तरह से इनकी हमें ये सारे के सारी चीज़ें मिलती हैं और किस तरह से जो इनका एक्सट्रैक्शन रहता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, चांसेस कम रहते हैं कि इस तरह के सवाल जब हमें देखने को मिले, बट इन जनरल आप लोगों को जो रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, हाउ 2000 सीनियर वुमेन फ्रॉम स्विट्जरलैंड वन ए लैंडमार्क क्लाइमेट केस। तो बेसिकली स्विट्जरलैंड के एक ग्रुप है 2000 वुमेन का, क्लियर, उनके द्वारा जो है यहाँ पे इसका नाम लिखा गया, एसोसिएशन ऑफ सीनियर वुमेन फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन स्विट्जरलैंड। उनके द्वारा जो वो स्विट्जरलैंड की सरकार के ऊपर केस किया गया था कि वो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उससे निपटने के लिए जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो सही नहीं है। तो उस केस में जो ये जीत गई हैं, तो अब जजमेंट आई है जहाँ पे स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के ऊपर अब ऑब्लिगेशन हो गई है कि अब उनको जो वो नई पॉलिसीज़ फ्रेम करनी पड़ेगी। हालांकि वो जो पॉलिसीज़ नई फ्रेम होंगी उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, बट एटलीस्ट इस तरह के बहुत सारे लिटिगेशन हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको कहा गया इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। तो ये बड़ी बार हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो अलग अलग जगहों के ऊपर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ से रिलेटेड आप लोग जो है वो इसको थोड़ा सा समझ सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे, आप सब लोगों को पता ही होगा कल जो है वो हिमाचल डे ऑब्जर्व किया गया। ये हिमाचल डे जो वो 77th हिमाचल डे है। हिमाचल प्रदेश की जो फॉर्मेशन है वो 15 अप्रैल 1948 को हुई। तो यहाँ पे बाकी बड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जो हैं उन्होंने स्टेट लेवल फंक्शन जो कि शिमला रिज में परफॉर्म हुआ उसमें जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्लियर। और इससे ज़्यादा रिलेटेड जानकारी और बड़ी ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे नहीं है, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए हिमाचल किस तरह से बना, किस तरह से हिमाचल की जो पूरे की पूरी जर्नी है टिल स्टेटहुड वो हम लोगों ने फॉलो की। तो आप लोगों को बस कि 77 हिमाचल डे बनाए, इसके अलावा आप लोग जो नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ते हो, नॉर्मल जो आपने पढ़ा होगा हिमाचल जी के, वहाँ पे आपके पास जो वो काफ़ी अच्छी जानकारी होगी, क्लियर। नेक्स्ट है नाउ फोटोग्राफी अलाउड एट शोभा सिंह आर्ट गैलरी। बस थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती है, किस तरह से जो है वो इसको बिल्ड किया गया है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी खासियत है। इसके साथ दो आर्टिकल जो है वो आप लोगों को सेम तरह के देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल जो वो ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुआ है, शेडो बॉक्सिंग इन वेस्ट एशिया, और दूसरा आर्टिकल जो है वो आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है, नो लॉन्गर ए शेडो वॉर। तो बेसिकली जो शेडो वॉर है ये जिक्र जो है वो ईरान और जो इसराइल है, क्लियर, इसके बीच के जो पुराने इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था, हमास के द्वारा किया गया था, तो वहाँ पे इनडायरेक्टली ईरान जो है उसका हाथ होने की संभावना थी। सिमिलरली बाकी जो हिजबुल्लाह या बाकी जो नेबरिंग एरियाज़ की हाउदीज़, तो वहाँ पे भी ईरान जो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो वो इसराइल को टारगेट कर रहा है। तो अभी तक इनका जो टारगेट था वो इनडायरेक्ट ही था, लेकिन अभी हमने देखा कि रिसेंटली किस तरह से जो है वो ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया गया। तो बेसिकली इनमें यही बताया गया कि किस तरह से अभी तक तो ये शेडो बॉक्सिंग सिर्फ अभी हमास वाली बात नहीं, काफ़ी समय से जो है वो इनडायरेक्टली प्रॉक्सीज के जरिए जो भी ईरान इसराइल के अंदर इंटरफेयर कर रहा था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनके बीच के अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और कन्फ्लिक्ट होने की जो है वो संभावना है। तो ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल्स हैं कहीं ना कहीं ये इसी से ही रिलेटेड हैं। तो इस दोनों आर्टिकल्स को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्लियर। उसके बाद लास्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं, इंडियाज़ आर्किटेक्ट इम्पेरेटिव। तो जैसे कि आप सब लोगों को शायद पता होगा कि अगर हम लोग आर्किटिक ओशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री नॉर्मली जो वो समर में ही ऑपरेट करता था, लेकिन इस बार जो है वो विंटर्स में भी ऑपरेट हुआ। तो इस आर्टिकल में एक तो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, दूसरी बात है कि इंडिया जो वो आर्किटिक ओशन में क्यों इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हमारे लिए ये रीजंस हैं, चाहे चाइना की ग्रोइंग उसकी बात हम लोग वहाँ पे करें, ग्रोइंग एक्सेस की हम लोग बात करें, वहाँ पे मौजूद रिसोर्सेज की बात करें, क्योंकि धीरे धीरे आर्कटिक ओशन की जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है। चाहे एक सी रूट की हम लोग बात करें जो ओपन हो रहा है, क्लियर, तो सी रूट के जरिए जो ट्रेड है वो हमारे लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो बेसिकली इंडिया जो है वो आर्कटिक ओशन में क्यों इंटरेस्ट शो कर रहा है, और उसके साथ साथ इंडिया किन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो प्राइमरली इंडिया जो है उसके नॉर्वे के साथ जो हमें कोलैबोरेशन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के आर्टिकल थोड़े से कम रहते हैं। तो इंडिया एंड इंडियाज इंटरेस्ट इन आर्कटिक ओशन, उसके लिए आर्टिकल जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो आप जो लोग जो है इस आर्टिकल को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर। तो ये थे आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बाकी कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।